सभी लाइव आ जाएंगे। टॉपिक आज का है मानसून को लेकर के और जलवायु को लेकर के हम लोग बात कर रहे थे। तो भारतीय मौसम और भारतीय जलवायु, उनके बीच में कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, कैसे हमारे यहाँ मानसून की क्रियाविधि होती है, उसको समझ लेते हैं। थोड़ा फास्ट चलेगा टॉपिक, कुछ कॉन्सेप्चुअल है, तो थोड़ा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या होता है मानसून? मानसून शब्द से सब परिचित हो गए थे। मानसून शब्द होता है मौसम के प्रतिरूप में हवाओं के हिसाब से परिवर्तन होना। तो जिस ओर हवाएं चलती हैं 6 महीने, अपोजिट साइड में 6 महीने चलती हैं, ये हम लोग देखे थे। अब आगे हम लोग बात करें कि भारत की जो मानसून होती है वो कैसी होती है। तो इनको दो प्रकार के ऋतु के हिसाब से जान सकते हैं। पहला तो शीत ऋतु के समय का मानसून, और दूसरा होता है ग्रीष्म ऋतु के हिसाब से बदलने वाला मानसून या मानसून की स्थिति। चलिए, पूरे भूगोल में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से यही चीजें महत्वपूर्ण है। मैं इसको थ्योरिकल जो चीजें हैं उसको एक बार पढ़ता हूँ, फिर आपको एक पूरे मैप में, इंडिया के मैप में उसको समझाता हूँ। अगर हम लोग बात करते हैं इनकी स्थिति की, तो शीत ऋतु का समय होता है, और शीत ऋतु का जो समय होता है, सबसे चरम में जो शीत ऋतु होती है वो जनवरी के महीने में होती है। क्योंकि जो दिसंबर जनवरी का महीना होता है सबसे ठंडा महीना होता है। उसके बाद जो 14 जनवरी होता है, उसके बाद 14 जनवरी के बाद जो से है, सूर्य की स्थिति कैसे हो जाती है? उत्तर दिशा की ओर, अर्थात उत्तरायण हो जाती है ना। उत्तरायण समझ रहे हैं, संक्रांति होती है। तो अब ऐसे स्थिति में पूरे भूगोल में या भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत में शीत ऋतु और महीना ध्यान रखें, जनवरी और फरवरी में उत्तर पश्चिम में एक उच्च दाब का केंद्र विकसित हो जाता है। इसको छोटा कर दूं क्या, ताकि हम मैप बनाते बन जाए? नहीं हो पाएगा, इसको मैं थ्योरी को पहले पढ़ लेता हूँ। उच्च दाब का क्या होता है? केंद्र विकसित हो जाता है। जैसे इधर मैं भारत की स्थिति बना देता हूँ, ताकि इसको आप पढ़े भी ना तो भी समझ में आ जाएगा। ये भारत के ऊपर के हिस्से का मैप मान लेते हैं, इसी में ही इमेज में ही बना रहा हूं ताकि इमेज है आपको डायरेक्ट दिख जाए। इस उच्च दाब से तो भारत के उत्तर पश्चिम में, तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूर्व और पश्चिम, तो दोनों के बीच की स्थिति क्या कहलाएगी? उत्तर पश्चिम। इस उत्तर पश्चिम में यहाँ पर एक उत्तर पश्चिम का हिस्सा है जो सीधा उत्तर पश्चिम कहलाएगा। इनके बीच में एक उच्च दाब का क्या होता है? केंद्र बन जाता है। इसी उच्च दाब से शीत शुष्क पवने, पवने के अलग अलग प्रकार होते हैं, हमने देखा था। एक होती है ठंडी पवने, एक होती है उष्ण पवने, और एक होती है शुष्क पवने, एक होती है आर्द्र पवने। तो जो ऐसी पवन जो यहाँ पर शीत भी है, मतलब ठंडी भी है शीत ऋतु की वजह से, और शुष्क भी है, क्योंकि ठंड के समय में जो हवाएं चलती हैं वो आर्द्रता से रहित होती है। तो यहाँ पर एक पवनों की एक शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती है। ठीक, मतलब ये जो उच्च दाब का केंद्र बना हुआ है, ये कैसे काम करेगा भी देखेंगे। यहाँ से पवने जो आती हैं ऊपर उड़ते हुए आ रही हैं भारत के, क्योंकि धरातल है, ऊपर उड़ते हुए आती हैं और आते हुए उत्तर भारत में क्या करती है? इस मैदान में, उत्तर भारत का मैदान है ये, इस उत्तर भारत के मैदान में प्रवाहित होती है। और ये हवाएं, क्योंकि आप लोगों ने, फिर से मैं बताया था कि इस समय हवाएं इधर चलती हैं, इस ओर चलती हैं, तो अगले 6 महीने इस ओर चलती हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में जब हवाएं ऐसे मुड़ते हुए प्रतीत होती हैं, तो उस समय हवाओं का रुख ऐसा होता है। इसके वजह से हवाएं इस ओर चलने के कारण से यहाँ पे बना जो पवन का उच्च दाब के हिस्सा है, तो इस क्षेत्र में निम्न दाब का हिस्सा है बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में कौन सा दाब है? निम्न दाब। और इस क्षेत्र में कौन सा दाब है? उच्च दाब। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर आती हैं, तो ये जो शीत और शुष्क पवने हैं यहाँ आती हैं, और आते आते यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। और बंगाल की खाड़ी में जो जल है, जल से उठे हुए वाष्प नमी युक्त होंगे, इनसे वो क्या होते हैं? टकराते हैं, और उस आर्द्रता को वो जो शुष्क पवने हैं अपने साथ ले लेते हैं। लेने के बाद वो प्रवाहित, क्योंकि इधर हल्का हल्का मुड़ते जाता है,
तो ऐसी होती है 1-2 महीने की स्थिति में कि हवाएं इस ओर चलना शुरू हो जाता है। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु क्षेत्र में और आंध्र प्रदेश के दक्षिण क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। इसे ही उत्तर पूर्वी मानसून कहा जाता है। मानसून अगर इधर से हवाएं चलती हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून, और यहां से हवाएं चलती हैं तो ये पूर्व का हिस्सा हो गया, और यहां से उत्तर का। तो उत्तर और पूर्व से आया हुआ मानसून तमिलनाडु के लिए काम करता है। समझ में आया कि नहीं आया आपको? इसी क्रियाविधि फिर से समझेंगे। क्रियाविधि क्या है मैं इमेज से बता दूंगा। घटना समझिए, उसी घटना को, ये वाला जो लाइन है ना, शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण क्या है? तो शीत ऋतु में तमिलनाडु में वर्षा होने का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर उसको कौन सा मानसून बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। और ये लौटता हुआ मानसून अभी हम लोग देखे हैं, अभी 4-5 दिन हुआ विदा किए हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ता हो गया होगा कि छत्तीसगढ़ से मानसून की विदाई हुई है, और वो 1 महीने अभी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के हिस्से में 1 महीना लग जाएगा, और जस्ट 1 महीने दिसंबर के लास्ट या जनवरी फर्स्ट में ये एकदम चला जाएगा तमिलनाडु में, और फाइनली मानसून लौट जाएगा। फिर से उसके बाद जनवरी फरवरी में फिर से ऊपर में वो स्थिति बन जाएगी, फिर से दाब का स्थिति बन जाएगी। तो देखिए इसको, क्रियाविधि को, जनवरी या फरवरी के महीने में 6 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर, धरातल से कितने ऊपर? 6 से 8 किलोमीटर ऊंचाई पर एक हवाओं या ऊपरी वायु परिसंचरण पूरी तरह से भिन्न होता है। पछुआ जेट पवनों की अक्षांशीय स्थिति इस प्रकार होती है। पछुआ पवने के क्या है? पछुआ पवने किसको कहा जाता है? ऐसे पवने जो 30-35 के ऊपर है, 30 से 60 के बीच, 30 से ऊपर ही मान के चलो। और आप लोगों को भारत की स्थिति का भी पता है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है ना ये टॉपिक, भारत की स्थिति पता है, यहीं पर आप लोगों को 37 डिग्री मिल जाएगा, 37 37 तो यहां पर -6 कर दे तो 31 हो गया। 31 वाले अक्षांश के इधर पे जो उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, यहां पर एक दाब बना हुआ है ना। अब ऐसी स्थिति में यहां से जो हवाएं चल रही हैं, हवाएं चलती हैं, तो हवाएं आते आते क्या होता है, यहां पर तिब्बत का पठार है और यहाँ पे हिमालय है। ऐसी स्थिति में हवाएं 2 भागों में बढ़ जाती है, एक इधर चलने वाले और एक इधर चलने वाले। तो इस प्रकार से हिमालय और तिब्बत का पठार, उसके मध्य, उस पवनों के मध्य अवरोधक का काम करेगा। हवाएं जो चल रही थी, हिमालय आधा हवा रोक दिया, आधा हवा तिब्बत का पठार रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो पछुआ जेट हवाएं आ रही हैं उस डिग्री से, वो हवाएं कितने शाखाओं में बढ़ गई? 2 शाखा में बढ़ जाती हैं टकरार के। पहली शाखा इन जेट हवाओं की जो दक्षिणी शाखा है, उत्तर भारत के ऊपर होती है, इनकी दक्षिणी शाखा है। इसको फिर 2 लाइन में बना देता हूं। ये हिमालय हो गया, तिब्बत का पठार ऊपर हो गया, है ना। ऐसे पूरा अगर इधर माने तो हिमालय से टकरा करके इधर पहुंचेगा, और इधर जाने वाले यहां टकरा करके इधर जाएगा। तो ये हवाओं की जो नीचे वाले भाग है, जिसको हम लोग कौन सा हवा बोलेंगे, कौन सी शाखा? दक्षिणी शाखा उत्तर भारत की ओर आएगी, नीचे आएगी मतलब उत्तर भारत की ओर आएगी, और उत्तरी शाखा तिब्बत की ओर से आगे निकल जाएगी। ये सीजीपीएससी का इस साल का प्रश्न था कि हाँ, एकदम सिंपल प्रश्न आया था, कॉन्सेप्चुअल ये आया था कि जो भूमध्य जो सागर में बनने वाला जो ये स्थिति है, हमारे यहाँ पर जो पछुआ जेट पवनों की कौन सा शाखा कहाँ पहुंचती है? भारत में आती है। तो एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट इसका ये था कि जेट हवाओं की दक्षिणी शाखा उत्तर भारत में आती है। हम लोग उत्तर उत्तर समझ लिए, तो ये गलत हो जाएगा। तो नीचे की शाखा यहाँ पे आएगी, और यही जेट हवाएं भूमध्य सागर में बनने वाले पश्चिमी विक्षोभ को लेकर के भारत के उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, और इन्हीं विक्षोभों से आने वाले उत्तर भारत में शुष्क मौसम का प्रतिरूप पूरी तरह से बदल जाता है। पूरा इमेज मैं एक बार बनाऊंगा, इमेज से बताऊंगा क्या स्थिति हो रही है ना।
पश्चिमी विक्षोभ किसको कहा जाता है और ये उत्तर पश्चिम में प्रवेश कैसे करती है, कैसे ये विक्षोभ क्या है, दो भागों में बढ़ जाता है। उत्तर भारत में शुष्क मौसम का प्रतिरूप पूरी तरह से बदल जाता है, क्योंकि जनवरी फरवरी के माह में मौसम क्या होता है, ठंडा होता है। और ऐसी स्थिति में जब हवाएं इधर पहुंचती है तो ये बीच में क्या कराती हैं, इस यही पश्चिमी विक्षोभ से पंजाब या हरियाणा या दिल्ली में क्या होता है, बारिश होती है। और जो पर्वतीय भाग हैं, जैसे पर्वतीय भाग मतलब हिमालय या कश्मीर के हिस्से में या जम्मू कश्मीर में, वहां पर हिमपात होता है और उत्तराखंड जैसे जगह पर भी बर्फबारी या बर्फ जमने की स्थिति आ जाती है और हल्की बरसात आपको देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, मतलब हवा का प्रवाह बढ़ता जाता है, पवनें बढ़ती जाती हैं, वैसे वैसे क्या होती जाती है, वर्षा की मात्रा धीरे धीरे खत्म होती जाती है। तो इस समय में दो कॉन्सेप्ट आप लोग लेंगे, इसको कैसे समझें, यहां पर मैं आप लोगों को इमेज से समझने का प्रयास करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इंडिया छोटा सा बना देता हूं ताकि आप लोगों को इसको चीजों को समझेंगे कैसे कैसे स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि भारत विशाल देश है और दोनों में इतने ज्यादा प्रश्न बनते हैं कि आप लोगों को कंफ्यूजन भी हो सकता है कि ये है क्या। इंडिया है ये, मान लेते हैं इंडिया का नक्शा है, जैसा भी बना हुआ है सबको दिख रहा होगा। अब देखिए जनवरी फरवरी का महीना बोला हूं, कॉन्सेप्ट समझिएगा। यहाँ पर भूमध्य सागर है ना, कौन सा सागर, भूमध्य सागर, और यहाँ पर खाड़ी देश है और थोड़ा सा ऊपर में यूरोप है। जनवरी फरवरी के महीने पे यहाँ की हवाओं में क्या हो जाता है, दबाव बनते जाता है और एक उच्च दाब का केंद्र बनता है। कौन सा दाब का, उच्च दाब। इलाका है भूमध्य, भूमध्य सागर। भूमध्य सागर की स्थिति है, यहां पर से हवाएं क्या हो रही हैं, प्रवाहित होती हैं और इस इलाकों में क्या है, पवनें प्रवाहित हो रही। हवा का दिशा की, हाँ, यहाँ पर हवाएं क्या है, इधर पूरी के पूरे उस समय की स्थिति में हवाएं इधर की ओर चल रही होती हैं। अब ऐसी स्थिति में हवाओं का प्रवाह इधर होता रहता है, तो यहाँ पहुंचने के बाद हिमालय है, हिमालय से टकरा करके और इधर दो, ऊपर वाला हिस्सा दो भाग में बढ़ जाता है और नीचे वाला हिस्सा इधर पहुंच जाता है। ये कौन सा पर्वत हो गया, हिमालय, और ये हो गया तिब्बत के क्षेत्र में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो स्थिति बनती है इसको कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण से स्थिति ऐसी बन जाती है कि यहाँ पे टकरा करके जेट पछुआ पवने दो हिस्से में बढ़ जाती है और उत्तर वाली जो पवने हैं ऊपर की ओर चली जाती हैं और इसी पछुआ पवनों की जो दक्षिणी शाखा है वो नीचे आती है, भारत में आती है। अब भारत में पहुंचती है तो ये जो पवनें शुष्क होती हैं, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने पर टेम्परेचर इतना ठंडा होता है जम्मू कश्मीर का कि यहाँ पर कुछ क्षेत्र में क्या कराती है, ये बर्फबारी, सॉरी हिमपात, बर्फबारी कराती है। और जैसे जैसे हम लोग यहाँ पहुंचते हैं, ये पंजाब है, ये हरियाणा है, दिल्ली है, यहाँ पर हल्की वर्षा होती है ना, क्या होती है, हल्की वर्षा होती है। अब ये हवाएं धीरे धीरे आती जाती हैं, तो प्रश्न हमेशा बनता है पंजाब और हरियाणा में, पंजाब और, ध्यान रखेंगे शब्द को, पंजाब और हरियाणा में शीतकाल में वर्षा होती है, तो शीतकाल में वर्षा का कारण क्या होता है, पंजाब हरियाणा या उत्तर भारत या फिर नॉर्थ इंडिया या उत्तर भारत में ये स्थिति में शीत ऋतु में वर्षा होती है, उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है पश्चिमी विक्षोभ। ठीक, और उस पश्चिमी विक्षोभ का दो शाखा होती है, तो दूसरी शाखा जो होती है दक्षिणी शाखा, वो कारक है। हवाएं तो आ ही रही हैं, जैसे जैसे हवाएं इधर आती जाती हैं वर्षा की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। फिर ये आगे बढ़ते बढ़ते हवाएं आती हैं और आने के बाद इस बंगाल की खाड़ी में
कौन सा दाब है? निम्न दाब का केंद्र बना हुआ होता है। ये हवाएं जो होती हैं यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे उच्च दाब का ही हवाएं हैं, ये निम्न दाब का केंद्र बना हुआ है, और यहाँ पर जैसे ही निम्न दाब के संपर्क में आता है पूरी हवाएं यहाँ खींची चली जाती हैं। हवाएं कहाँ गई? इस प्रकार से बहती हुई यहाँ आ जाती है। यहाँ आने के बाद यहाँ जो समुद्र है, समुद्र के वाष्प में क्या रहता है? नमी रहती है, आर्द्रता रहती है। इस नमी को वो हवाएं अपने अंदर धारण करती हैं। धारण करने के बाद हवाएं मुड़ती ही जाती हैं। मुड़ने जाने के बाद स्थिति में क्या हो जाता है? यहाँ पर है तमिलनाडु, और तमिलनाडु में क्या कराती है? ये वर्षा कराती है। और इस वर्षा होने का कारण है, इसको माना जाता है कौन सा? उत्तर पूर्वी मानसून। तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होने के कारण उत्तर पूर्वी मानसून, या इसके दूसरे शब्दों में हम लोग क्या बोलते हैं? लौटता हुआ मानसून। कौन सा मानसून है? लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून इसका कारक है। थोड़ा बहुत तो समझ आया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। उत्तर भारत में शीत ऋतु में, पंजाब हरियाणा में शीत ऋतु में बरसात होने का कारण पश्चिमी विक्षोभ है ना। थोड़ा बहुत भूमध्य सागर की हवाओं को भी लाया होगा, जो जल युक्त होती है उसको बरसा दिया। यहाँ पर नमी युक्त हवाओं को फिर से ले लेता है यहाँ से निम्न दाब से, और तमिलनाडु में वर्षा कराता है। उसके बाद फरवरी आ गया, मार्च आ जाता है, और अप्रैल आ जाता है। अब ऐसी स्थिति में इस पूरे क्षेत्र में नमी युक्त वर्षा खत्म हो चुकी है। ध्यान रखेंगे, फरवरी और मार्च के महीने में यहाँ पर जो हवाएं चल रही हैं, उस हवाओं में किसी भी प्रकार की आर्द्रता नहीं होती है फरवरी में। अब आर्द्रता नहीं होती तो क्या होती है? शुष्क होंगी, है ना, और शीत होती है। और शीत की स्थिति धीरे धीरे क्या होती है? जमीन, क्योंकि सूर्य का जो उत्तरायण बहुत तेजी से होता है, तो उत्तरायण की स्थिति और बढ़ती जाती है, और सूर्य कर्क रेखा के नजदीक पहुंचते जाता है। सूर्य कर्क रेखा के नजदीक पहुंचते जाता है। ऐसी स्थिति में जो अप्रैल महीना होता है, या उसके बाद मार्च का लास्ट या अप्रैल का महीना होता है, इस स्थिति में यहाँ पर की हवाएं जो होती हैं वो कैसे हो जा रही हैं? एकदम शुष्क। और इतना शुष्क हो जाता है कि हम लोग पेड़ पौधों को भी देखते हैं, शुष्क हो जाता है तो उनको जल की आवश्यकता होती है, और हवाओं में नमी नहीं होती। इसके वजह से जितने भी पेड़ पौधे हैं अपनी नमी को बनाए रखने के लिए अपने पास उपलब्ध सभी पत्तों को गिरा देते हैं। पेड़ पौधे का ये गुण होता है ना। आप लोग बोलते हैं पौधे, पतझड़ आता है ना। पतझड़ कब आता है? बसंत के बाद ही आता है ना। तो बसंत फरवरी में आता है, बसंत का ऋतु। फरवरी के बाद की स्थिति होती है, हवाएं चलती हैं, और पतझड़ होता है, उधर है रखा जा। पतझड़ की स्थिति वही है कि इतनी ज्यादा मात्रा में हमको जल की आवश्यकता होती है पेड़ पौधों को, जो हवाओं में नमी के कारण नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में जल को, क्योंकि पत्तियों को इतना ज्यादा पत्तियों को जल चाहिए रहता है, और पत्तियों को जल कैसे मिलता है? जमीन की जड़ से। तो जड़ से वाटर लेवल का भी ध्यान रखना पड़ता है। पत्तियों को बचाए रखने के लिए क्या होता है? पेड़ पौधे अपनी पत्तियां, पानी को बचाए रखने के लिए अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। और धीरे धीरे यहाँ पर, कहां पर? उत्तर भारत में क्या होता है? उच्च दाब का केंद्र बना ही रहता है। थोड़ा सा उच्च दाब का केंद्र है, मतलब हवाएं निम्न की ओर जा ही रही हैं। यहाँ पर कोई चीजें नहीं आ पा रही हैं। थोड़ा फिर से समझिए, इसको देखिए। कोई क्षेत्र में बरसात कब होगी? एक लाइन में बताइए, किसी क्षेत्र में बरसात कब होगी जहां निम्न दाब होगा या उच्च दाब होगा? हाँ, निम्न दाब होगा तभी बरसात वहां पर होगी, ताकि उच्च दाब के चलने वाले हवाओं को अपनी ओर खींचेगा। और हवाएं आ रही हैं मतलब हवाओं में नमी है, नमी है मतलब बादल आएंगे, बादल आएंगे मतलब बरसात होगी। इतना कॉन्सेप्ट ले लेंगे आप लोग। तो अप्रैल मई के महीने में यहाँ भी उच्च दाब का केंद्र बना रहता है। हवाएं आ ही रही हैं और बहते ही जा रही हैं, बहते ही जा रही हैं। इतना शुष्क होता है कि कुछ समय ऐसा हो जाता है कि शुष्क और शीत पवनों की जगह पर अब उष्ण पवनें प्रवाहित होने लग जाती हैं। हवाएं गर्म होंगी, और हवाएं गर्म होने के साथ साथ क्या होंगी? शुष्क होंगी।
किसी भी प्रकार की आर्द्रता नहीं होती है। तो ऐसे शुष्क और कौन से उष्ण पवनें भारत में चलती हैं, जिसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है, जो मई के महीने में चलती है। अप्रैल के बाद आ जाता है मई, मई के बाद जून आ जाता है, जून आने के बाद यहाँ पर जो उच्च दाब का केंद्र बना रहता है वो धीरे धीरे अब ऊपर जाने लग जाता है, और निम्न दाब का जो केंद्र यहाँ बना होता है वो निम्न दाब का केंद्र यहाँ आने लग जाता है। ठीक है, निम्न दाब का केंद्र मध्य में आ गया, और यहीं पर निम्न दाब के साथ साथ ITCZ एक पेटी होती है जो उच्च दाब या उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। ये क्लाइमेट जोन है ना, उष्ण कटिबंधीय जलवायु का जो एरिया होता है, ये एरिया यहाँ निम्न दाब का कारक बनता है। अब निम्न दाब की कारण बनने के समय है मई के बाद आ गया जून, जून जुलाई के महीने में अब ITCZ की पट्टी है, निम्न दाब का केंद्र अब यहाँ बन जाता है। अब निम्न दाब का केंद्र बन जाता है तो हवाएं अब इधर से आना शुरू हो गई थी, 2 महीने में ऐसे ऐसे होने के बाद ऐसे जाना शुरू हो गई। समझ रहे हैं बात को, हवाएं ऐसे बहना शुरू थी धीरे धीरे। ये कौन सा महीना है, फरवरी का, मार्च में ऐसे, जून में, अप्रैल, जून में इस प्रकार से। तो अब हवाएं का दिशा जो है दक्षिण पश्चिम हो जाएंगी। हवाओं का दिशा कैसे हो जाएंगी, ये दक्षिण है और पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम हो गई हवाओं की दिशा महीना जून जुलाई का, और इधर कौन सा केंद्र बनेगा फिर, उच्च दाब का केंद्र यहाँ बनना शुरू हो गया, निम्न दाब का केंद्र कहाँ बनना शुरू हो गया, मध्य क्षेत्र में। हवाओं का दिशा क्या है, उच्च से निम्न की ओर चलना है। हवाएं धीरे धीरे यहाँ पे चलती हैं, तो यहाँ पे जो अरब सागर के ऊपर में क्या बना हुआ है, उच्च दाब का केंद्र बना हुआ है। हवाएं ऊपर उठने लग गई हैं, हवाएं ऊपर उठने के साथ साथ आर्द्रता लिए हुई हैं, नमी लिए हुई हैं। जैसे ही ये आगे पहुंचती हैं, यहाँ पर है केरल, क्या है, केरल। केरल से सबसे पहले मानसून टकराता है, ये पवनें टकराती हैं, और यहीं से माना जाता है कि मानसून का आगमन हो गया। ये हमेशा प्रश्न बनता है कि मई के लास्ट में या जून के पहले दिन, है ना, 1 जून को मानसून यहाँ पे हमेशा टकराता है। उसके बाद इनकी जो शाखा है, दक्षिण पश्चिम की शाखा जो है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा, ये कौन सा है, बंगाल की खाड़ी। यहाँ टकराया तो ये एक ही लाइन से पवने थोड़ी हैं, ये तो पूरा हवाएं उठ के आ रही है ना, कुछ हवाएं चली जाती हैं बिना टकराए यहाँ पर। अब ऐसी स्थिति में तमिलनाडु हो जाता है स्किप, मतलब छूट जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जब आता है तो केरल से टकराता है, और तमिलनाडु का पूरा क्षेत्र अछूता रह जाता है मानसून से। क्योंकि पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी है, उसके साथ साथ अब ये इलाका ही अपोजिट हो जा रहा है। अब कोई पहाड़ है, ये पहाड़ है, और मानसून इधर से आके टकरा रहा है, तो और तमिलनाडु इधर है पीछे, जस्ट जस्ट नीचे में, तो इसका जल है वो तमिलनाडु पे नहीं गिर पा रहा है। लेकिन इस समय शीत ऋतु में जब अभी नवंबर दिसंबर में इधर से आया तो पूरा का पूरा जल इधर को मिला है, लौटता हुआ मानसून से। ये आता हुआ मानसून है और ये जाता हुआ, तो जाते हुए मानसून में तमिलनाडु में वर्षा होती है। निम्न दाब का केंद्र है, और ये मानसून धीरे 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 हवाएं को लेकर के ऊपर चढ़ती जाती हैं, और समय के साथ साथ बंगाल की खाड़ी, इसको एक लाइन बना देता हूं, दक्षिण पश्चिम मानसून, ये कौन सा सागर, अरब सागर, और ये टकराया और उसके बाद इधर आया, तो ये कौन सी शाखा, दक्षिण पश्चिम मानसून की 2 शाखा है, अरब सागर की शाखा और दूसरी होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये ऐसे आकर के जस्ट अपोजिट बहते 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 यहाँ पर पूर्वोत्तर में जाती है। पूर्वोत्तर में जाने के बाद बहुत ज्यादा वर्षा कराती है बंगाल की खाड़ी से। कुछ हवाएं इधर को जा करके छत्तीसगढ़ उड़ीसा के कुछ हिस्सों में वर्षा कराती है। बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर की शाखाएं, पूरा का पूरा डिपेंड अरब सागर की शाखाओं से बहुत ज्यादा होता है। यहाँ ये धीरे धीरे हर महीनों के हिसाब से ऊपर बढ़ता जाता है पवन, और अलग अलग समय में मानसून का प्रवेश पूरे देश के पूरे हिस्से में होता है। और ये जा करके यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, मैंने उस दिन बताया था, अरावली इस रूप में मौजूद है। तो पवनें ऐसे जाती हैं और अरावली के समानांतर ऐसे टकरा करके धीरे धीरे जा करके
समाप्त हो जाती है, मानसून लगभग खत्म हो जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु के समय का जून जुलाई की स्थिति है। इस प्रकार से मानसून की जो दो स्थिति बनती है, पहली स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बनता है तो हवाएं इधर आती हैं और इधर वर्षा कराती है। और मूल रूप से हम लोग एग्रीकल्चर के रूप में देखें, कृषि के रूप में देखें, तो ये वाला जो मानसून है, रियल मानसून, यहाँ पर आता है। इसमें कॉन्सेप्ट है कि जब दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमारे देश में बहुत अच्छी बारिश होगी। तो इसके लिए दो कॉन्सेप्ट होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक होता है अल नीनो प्रभाव, अल नीनो प्रभाव, और हाँ, एल नीनो जलधारा है, उसका प्रभाव हमारे पूरे भारत में पड़ता है। और दूसरा होता है ला नीला, अल नीनो और ला नीना। ठीक है, तो अल नीनो क्या है, ये आप पूरे देखें। अल नीनो यहाँ पर एक प्रशांत महासागर पे पेरू का तट है, पेरू तट, यहाँ पर प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में एक जगह है पेरू, और पेरू के तट से एक हवाएं ऊपर उठती हैं, और ये हवाएं गर्म होती हैं। गर्म हवाएं ऊपर उठते उठते आती हैं, और जितने भी वाष्प रहती हैं तेजी से अवशोषित करते हुए ये पवनें क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। और पवनों को जो हम तक आना होता है वो अच्छे से नहीं पहुंच पाती, और नहीं पहुंच पाती तो हम यहाँ पे जो पवने हैं उसको धकेलने का काम करता है आगे वाले, पीछे पवने आगे वाले पवनों को धकेलता। तो यहाँ पर जो उच्च दाब का केंद्र बना होता है उसको भी धकेलते हुए अपने साथ इधर ले जाती है। यहाँ जो पवनें बन रही थी भारत में वर्षा कराने के लिए, यहाँ पे हवाएं उठ रही हैं, उस हवाओं को ये पेरू वाला उष्ण हवाएं अपने साथ लेकर के सीधे चली जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में ये जो निम्न दाब का केंद्र यहाँ बना था ये क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। तो उच्च दाब का जो केंद्र था, यहाँ जो पवनें ऊपर उठ रही थी, वो कौन ले गया, अल नीनो ले गया। तो अल नीनो ले गया तो जितने सारे आकाश में बादल बने रहे होंगे जो हमको वर्षा देने वाले थे, वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसके वजह से मानसून कमजोर पड़ जाता है। मानसून कमजोर पड़ा तो यहाँ की पवनें ही नहीं है तो बरसात कहाँ होंगी, बरसात नहीं हुई तो इस साल अकाल हो जाता है। और ला नीना का प्रभाव है कि शीत जल धारा जो होती है वो काम करती है, और वो आती है तो हमारे साथ बहुत सारे आर्द्रता युक्त पवनों को छोड़ जाती है। इससे हमारे पास में इतनी ज्यादा मात्रा में हमको पवनों से बादल मिल जाते हैं जो हमारे यहाँ तेजी से क्या करते हैं, बरसात कराते हैं। तो उस समय अच्छी मानसून, और 80 से भी और 80 मानसून, बहुत ज्यादा बरसात होती है। मानसून बेहतर से भी बेहतर होता है। और हाँ, ला नीना, लीनो नहीं, वो दोनों का नाम है। एक तो एल नीनो बोल सकते हैं, है ना, अल नीनो, अल नीनो और ला नीना। जो अल नीनो है मानसून को क्या करेगा, कमजोर करे, खत्म करेगा। ला नीना जो है मानसून को क्या करता है, और अच्छा बनाता है। और ये स्थिति कब बनती है, पूरे प्रशांत महासागर में 3 साल 4 साल में जो पेरू के तट से ऊपर जो बनती है, कौन सी है, एल नीनो का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। तो मौसम के पूर्वानुमान करने वाले ये बता देते हैं कि इस बार अच्छी बारिश है, इस साल एल नीनो का प्रभाव है, इस साल क्या है कैसा है। तो कभी कभी न्यूज वगैरह में देखने बिल्कुल ये समझ में, इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई है, हो सकता है 1-2 साल में एल नीनो फिर एक्टिव हो जाए, सक्रिय हो जाए, तो हमारे यहाँ बरसात की स्थिति क्या हो जाएगी, अकाल वाली स्थिति आ जाएगी। अब तो लोगों के पास बांध या जल स्रोत, नहर और ट्यूबवेल वगैरह की सुविधा हो गई है, तो मानसून का असर लोगों को जल्द देखने को नहीं मिलता है, साधन उपलब्ध हो रहे हैं। तो और जो 100% पहले हम लोग मौसम पर या मानसून पर डिपेंड थे, तो हमारी पूरी खेती उसी मानसून पर निर्भर थी, है ना। बरसात में इसी कारण से कहा जाता था अच्छी मानसून हुई तो हम पूरे खेत में एक प्रकार से जुआ खेल रहे हैं, फसलें हुई तो हुई, मानसून आया तो फसलें अच्छी होंगी, नहीं आया तो हमारा पूरा पैसा उसमें डूबेगा। इसीलिए मानसून, कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, सुने हैं शब्द। इसलिए कहा जाता है मानसून का जुआ, मानसून के हिसाब से डिपेंड है। और उस समय मौसम पूर्वानुमान, मौसम विभाग भी नहीं था, तो उस समय मौसम विभाग ये भी नहीं बता पाते थे कि इस साल अच्छी बारिश है कि नहीं। हम बस धान लगा दिए, फसलें लगा दिए, जैसा होना होगा होता था, नहीं होना होगा नहीं। अतिवृष्टि में भी फसलें खराब और अल्पवृष्टि में भी फसलें खराब होती थी, है ना। अब हाँ, 20 साल पहले की स्थिति बहुत खराब थी, और आने वाले समय में
ये मानसून से ज्यादा मतलब नहीं रहेगा। जिस साल अच्छी बारिश हुई सब डैम बनाकर, बांध बनाकर, नहर बनाकर सब जल को रोकेंगे और खेती करेंगे। भूमिगत जल से अब निर्भरता खत्म हो रही है ना। तो ध्यान रखें इसको। अब मिटा दो इसको, समझ में आया चीज। अब थ्योरी देखो, थ्योरी में क्या लिखा हुआ है अगर हम लोग इसमें बात करें। कौन से मैप को? मैप है में इसमें, पीडीएफ में मैप है और अलग अलग मैप है। ऊपर से आने वाले का भी है और नीचे से जाने वाले का भी है। बिना मैप के आप कैसे समझोगे थ्योरी? इसको पढ़ के बता दूंगा क्या समझ में आएगा आपको। बिना मैप से भूगोल नहीं पढ़ा जाता। अब देखिए जो भी शब्दावली में पढ़ूंगा ना आपके दिमाग में थोड़ा सा तो बैठेगा। मैं बैठ के पढ़ देता हूं। अप्रैल और मई के महीने में, महीना समझ में आ रहा है, अप्रैल और मई, सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है, ये भी ठीक है, जिसके से भारत में तापमान का भी अधिक हो जाता है। और 21 जून मतलब कर्क रेखा सीधी। परंतु भारत के उत्तर पश्चिम में बना एक उच्च दाब का केंद्र अभी भी क्या रहता है? अस्तित्व में रहता है, जिसके कारण से उत्तर भारत में हवाएं कैसे चलनी शुरू हो जाती हैं? गर्म, और यहाँ गर्म लिखा मतलब उष्ण हवाएं या गर्म हवाएं, और हवाएं ठंडी होंगी कि वो शुष्क होंगी कि आद्र होंगी? शुष्क हवाएं। और इसी हवाओं को हम लोग दूसरी भाषा में क्या कहते हैं? लू कहते हैं। इन गर्म शुष्क पवनों से बचने के लिए वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और अधिक तापमान के कारण से शुष्क जो पवनों का जो संवहन होता है, जिसे कभी कभी धूल भरी आंधी कहते हैं। अब हवाओं का जो कंडीशन है, चार प्रकार की हवाएं होती हैं, जिसको मैंने उस दिन भी बताया था। शीत ऋतु में हवाएं कैसे चलेंगी भारत में? ठंडी चलेगी और कैसे चलेंगी? शीत चलेंगी और ठंडी चलेंगी, अर्थात शुष्क चलेंगी, है ना। शुष्क है वो, शीत ठंडी प्लस शुष्क, आर्द्रता हुए नहीं ले चलेंगी। ग्रीष्म में हवाएं उष्ण चलेंगी और ठंडी चलेंगी कि गर्म चलेंगी? गर्म। अब देखिए उस स्थिति में जो महाद्वीपीय क्षेत्र में हवाएं कैसी होती हैं? शुष्क। मरुस्थली या महाद्वीपीय बोल सकते हैं, और दूसरा महासागर, दो ही स्थिति बनती है, धरातल वाले क्षेत्र और जल वाले क्षेत्र। तो समुद्री क्षेत्र में हवाएं कैसे चलती हैं? ये हमेशा की बात है ना, आर्द्र। महाद्वीपीय क्षेत्रों में अब ऊपर देखेंगे, मौसम के हिसाब से ठंड के मौसम में मैदानी क्षेत्रों में हवाएं चलेंगी, शीत चलेंगी, ठीक, ठंडी हवाएं चलेंगी प्लस हवाएं शुष्क होंगी। गर्मी का दिन आ जाता है तो हवाएं गर्म चलती हैं और सूखा ही रहता है, जिसे लू कहते हैं। अब वही कंडीशन अगर हम लोग महासागर की बात करें तो वहां पे महासागर का जो जल है तापमान के कारण से ऊपर उड़ता रहता है हमेशा, इसी कारण से वहां पे हवाएं हमेशा आर्द्रता लिए हुए रहती हैं। और बरसात के महीने, शीत ऋतु के महीने में ठंडी हवाएं चलती है लेकिन नमी युक्त रहती है। लेकिन महासागरीय क्षेत्रों में अगर गर्मी दिन की बात करते हैं तो हवाएं कैसे होंगी? आर्द्रता के साथ उष्ण भी होते हैं। तो ये जो चार लाइन है कंफ्यूजन वाले लाइन है, लेकिन कॉन्सेप्ट रखें। महासागर में हमेशा नमी युक्त हवाएं चलेंगी, ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और महाद्वीपीय में हमेशा कौन सी हवाएं चलती हैं? शुष्क हवाएं। ये इमेज है भाई, छोटा कर दूं थोड़ा सा। कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? वो हाई प्रेशर जो बना हुआ है वहां से प्रवेश करती हैं, और प्रवेश करने के बाद जो एरो का निशान है वैसे हुए कटते हुए ऐसे ऐसे वो आती है, कुछ टकरा करके वहीं पे बरसात कराती हैं मध्य क्षेत्र में। यहाँ पर ये दिख रहा होगा पंजाब हरियाणा, और ये हवाएं ऐसे आते हुए आते हुए आते हुए ये पहुंच जाती हैं कहाँ? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पर आने के बाद ये इधर से फिर मुड़ती जाती हैं और तमिलनाडु में क्या करती हैं? वर्षा कराती है। लौटता हुआ मानसून है, ये मानसून लौट रहा है, लास्ट खत्म हो जाता है, यहाँ पे बरसात कराती है। तो ये दोनों कंडीशन है जिसको हम लोग पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। दोनों शब्द याद होना चाहिए।
हाँ, श्रीलंका में भी वर्षा होता है, तमिलनाडु में, वो तो दोनों साइड से होता है, उसमें बंगाल की खाड़ी से भी वर्षा होता है। हाँ, जो हम लोग गर्मी वाले समय की, अब मानसून की बात किए थे, जुलाई और अगस्त के महीने में, अब शब्द को उस भारत के नक्शे में केवल और केवल कल्पना करते जाना है। मैं जो पढ़ रहा हूं उसको, जुलाई और अगस्त महीने में, महीना का इमेजिन हो गया। अब ऐसे जो प्राथमिक स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, वैसे बताना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को डालना पड़ता है माइंड में। भारत के उत्तर पश्चिम में बना उच्च दाब का केंद्र क्या हो जाता है? हाँ, ऐसे बोलना है, ठीक है। तथा जो विषुवत रेखीय निम्न दाब की पेटी, जिसे हम लोग ITCZ कहते हैं, उत्तर भारत का मैदान है, उसमें आकर के उसमें रुक जाता है ना। जो विषुवत रेखा है वो का जो क्षेत्र था 0 डिग्री, उसमें एक ITCZ का पट्टी होती है, जो आगे खसक जाती है और ऊपर चली जाती है उत्तर भारत के मैदान में। और वहां पर जब पहुंचती है तो ये उत्तर भारत के मैदान में लगभग हिमालय के समानांतर एक लाइन, ऐसे पूर्व से पश्चिम, मतलब बीचों बीच खींचा गया लाइन है। अब इसी में एक निम्न दाब का केंद्र बनता है ना। और निम्न दाब का केंद्र जब बनता है तो इस ओर, उसी निम्न दाब की ओर, अरब सागर, और नीचे हिंद महासागर, और इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये तीनों की जो हवाएं चलती हैं, उस हवाओं को अपनी ओर खींचती है वही निम्न दाब की पेटी। इसका मतलब यह है कि उस समय अरब सागर में, हिंद महासागर में और बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब बना हुआ होता है। और ITCZ वाला जो पट्टी है, जहां इंडिया लिखा हुआ है ना, वो ITCZ की पट्टी वहीं पे बनती है जस्ट। तो उसी और हवाएं क्या होंगी? खींची चली जाती हैं। कौन है भाई? अब ऐसी स्थिति में इमेज देख लीजिए, अरबियन सी है, अरब सागर से हवाएं खींची चली जा रही हैं। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में है, दो शाखा बढ़ चुकी है, दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखा है, एक तो अरब सागर की शाखा और दूसरी बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की शाखा। और हिंद महासागर से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता, लेकिन निम्न दाब का बनता है, इस कारण से यहाँ से भी हवाएं उड़ती चली जाती हैं। अब ऐसी स्थिति में दो शाखाओं की बात करते हैं, तो दोनों शाखाओं को, फर्स्ट जो शाखा है अरब सागर की शाखा, इमेज तो आप लोगों को ध्यान आ गया। अरब सागर से आने वाले मानसून पवनों को पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर पर्वतकृत वर्षा करती है, अर्थात पर्वतों से टकरा करके वर्षा वहीं करा देती है, जबकि पूर्वी तट बरसात या मानसून के अभाव में सूखा रह जाता है, शुष्क रह जाता है। क्योंकि कारण ये होता है कि यहाँ पर एक दृष्टि नहीं, वृष्टि छाया प्रदेश का माहौल बनता है, वृष्टि छाया, रेन शेडो, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेन शेडो बनते हैं। ये वृष्टि छाया क्या है, इसको भी जान लीजिए। वृष्टि छाया का मतलब होता है, हमारे यहाँ पर वृष्टि छाया को इसलिए भी पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र वृष्टि छाया का। ये देखिए, ये स्थिति है, मानसून इधर से अरब सागर से बरसात या हवाएं पहुंच रही हैं, और यहाँ पर हमने देखा था कौन सा घाट है, पश्चिमी घाट। ये तटीय क्षेत्र हो गया, स्पेस है वो, और ये पश्चिमी घाट की पूरी पहाड़ी है। हवाएं पहाड़ से टकरा करके इसी जितने भी गांव शहर हैं यहाँ पर बरसात कराती हैं, उसी साइड, है ना। और उसी साइड जब बरसात हो रही होती है तो हवाएं टकरा करके, वहीं बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, और उसका जो दूसरा हिस्सा होता है, दूसरी तरफ बरसात बिल्कुल नहीं होता। अब बरसात नहीं होता तो ऐसे जगह में अगर टकरा, मान के चलो ये पर्वत है और यहाँ से पवने टकराई, तो पवने टकरा करके बरसात किधर हो गई, यहीं हो गई। कुछ हवाएं इधर बही गई, कुछ हवाएं इधर पवने ऐसे चली गई। तो ये जो गांव शहर होते हैं जो पर्वत के जस्ट नीचे होते हैं, यहाँ बरसात बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ये पश्चिमी हिस्सा हो गया और ये पूर्वी हिस्सा हो गया। पानी नहीं गिरा तो यहाँ पे शुष्क क्षेत्र बना, है ना। और इसी क्षेत्र को कहा जाता है वृष्टि छाया। वृष्टि छाया की परिभाषा होती है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर मौसम के अनुकूल दशाएं हमको देखने को मिलती हैं, बादल गरजते हैं, बादल बनते हैं, लेकिन जब गिरने की बात आती है तो बरसात नहीं होती।
यहाँ पर जो आप लोग कल बात कर रहे थे महाबलेश्वर का, तो महाबलेश्वर पूरे भारत में सबसे ज्यादा वृष्टि छाया क्षेत्र का एग्जाम्पल है। बहुत ऊंचा पर्वत है और उसके पूर्वी हिस्से में बिल्कुल बरसात नहीं होती है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में माना जाता है कि यही मानसून जो हमारे यहाँ पहुंचती है, छत्तीसगढ़ का जो ये मैप है, ये जो हिस्सा है छत्तीसगढ़ आपको दिख ही रहा होगा, ये जो हिस्सा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सा? मैकाल। बरसात यहाँ से पहुंचती है, टकराती है, लेकिन बरसात यहीं हो जाती है। एमपी में का आधा हिस्सा में बरसात होती है, यहाँ पर बिल्कुल बरसात नहीं होती, जो एकदम किनारे पे बसे हुए, जैसे राजनांदगांव का ये हिस्सा, खैरागढ़ का कुछ हिस्सा, उसके बाद कवर्धा सबसे ज्यादा प्रभावित है हमारे यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में जो सबसे ज्यादा वृष्टि छाया उदाहरण है वो कवर्धा जिला है। और हाँ, वो और बहुत ऊंचा पहाड़ी है, और उसके साथ साथ मुंगेली के और हिस्से, ये पूरा हिस्सा या मैकाल ही पूरा पर्वत श्रेणी जो है उसको वृष्टि छाया का कारक माना गया है। तो दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। बारिश नहीं होती लेकिन बादल गरजते हैं, मौसम बनते हैं और उड़कर चली जाती है। दूसरी शाखा जो होती है, कौन सी शाखा कहलाएंगी? बंगाल की, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में सबसे ज्यादा जो बरसात होती है इसी भाग से होती है, क्योंकि अरब सागर का जो जल है वो कौन रोक रहा है? पूरे पर्वत पहाड़ पश्चिमी घाट के रोक देते हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी वाली जो पानी है वो पूरे भारत में जाती है। तो वर्षा की मात्रा जैसे जैसे पूर्व की ओर क्या है? अरब सागर, पश्चिम की ओर अरब सागर, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी, पूर्व के जो हवाएं हैं वो पश्चिम की ओर जब जाते जाते हैं तो ऐसी स्थिति में वर्षा की मात्रा इधर कम होती जाती है। शीत ऋतु में अपोजिट था, है ना? जैसे जैसे हम लोग इधर पहुंचते जा रहे थे बरसात की स्थिति कम होती जा रही थी, लेकिन इस मानसून के समय में आगे ऊपर चलते जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, उसके बाद गुजरात जाते हैं, राजस्थान पहुंच जाते हैं, तो राजस्थान जाते जाते मानसून पूरा खत्म, न अरब सागर से जल मिला न बंगाल की खाड़ी से जल मिला, इसी कारण से वहां पर बारिश नहीं हो पाती। क्लियर है? उसका मुख्य कारण अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत मानसून को रोक देता है और सीधा दिल्ली भेज देता है, राजस्थान के उस हिस्से में नहीं भेजता। इमेज बस माइंड में समझिए। किसी का माइक ऑन है क्या? चलिए, अब बात समझ में आ गई होगी लगभग मानसून की स्थिति। अब ये जो फैक्ट है इसको ध्यान रखें, कब कब मानसून कैसे कैसे है पूरे भारत में आती है। भारत में मानसून सर्वप्रथम 1 जून, आप लोग सही बोल रहे, 1 जून को ही केरल के तट से टकराता है, और उससे पहले तो अगर हम लोग देखें अंडमान निकोबार में तो मई महीने में ही मानसून पहुंच जा रहता है, बारिश हो जा रहती है। शीतकाल में तमिलनाडु के पूर्वी तट पर वर्षा होती है, लेकिन गर्मी के समय में पहले मानसून तमिलनाडु के पूर्वी तट से समानांतर चली जाती है, इसलिए तमिलनाडु में बरसात नहीं होती, चली जाती है, छूट जाता है वो। इमेज देख लीजिए, ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है, छोटा कर देता हूं, पीडीएफ भी दूंगा। कौन कौन से दिन कहां कहां मानसून पहुंचता है? 1 जून को केरल में, 5 जून को छत्तीसगढ़ में, हमेशा 10 से 15 जून को माना जाता है, 10 से 15 जून को मानसून पहुंचेगा ही, एकदम एग्जैक्ट वाला जो है ये भारत सरकार के हिसाब से ये हमेशा मौसम विभाग। और देखिए ये जो मानसून है तीसरा लेयर जो आता है हमारे यहाँ पे अबुझमाड़ में प्रवेश करता है ना? मानसून सबसे पहले बस्तर के अबुझमाड़ अर्थात नारायणपुर में प्रवेश करता है और इधर जाता है, उड़ीसा जाता है। ये जो शाखा है अरब सागर के, भारत छत्तीसगढ़ में जो मानसून प्रवेश करता है ना वो अरब सागर से प्रवेश करता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो बरसात होती है 3 महीने वो बंगाल की खाड़ी से होती है। बेसिक बेसिक अंतर है, हम लोग एक बार इधर से, हाँ, 1 जून केरल को है, 5 जून को कर्नाटक में, उसके बाद 10 जून को इधर वहां कहा महाराष्ट्र को, और उसके बाद गुजरात। अब सोचो 15 जुलाई तक पहुंचता है मानसून उधर ऊपर की ओर, जहां पे बिल्कुल कमजोर हो जा रहता है। तब तक छत्तीसगढ़ में धान बोने के बाद धान
की स्थिति बहुत अच्छी हो जा रही थी आज के समय में भाई। 15 जून तक सबकी बुआई हो जाती है, वहां मानसून पहुंचता है, तो बहुत लेट है वहां पे। हमारे छत्तीसगढ़ में तो धान कटाई होके, है ना, रबी फसल अभी कटाई का समय हो गया है, जबकि अभी 20 साल पहले अभी के समय में कुछ हुआ नहीं रहता था। दीपावली के समय भी सबके धान कटने शुरू हो गए हैं। तो ये स्थिति है मानसून की स्थिति, बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपको इसमें वर्क क्या क्या करने हैं, वर्क ये करना है, क्योंकि जलवायु पढ़ रहे भारत की जलवायु, तो भारत की जलवायु में आप लोगों को 2 ऋतुएं पढ़नी। शीत ऋतु में कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे गर्म स्थल हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं जो सबसे ठंडे स्थल हैं। तो सबसे गर्म स्थल माना जाता है कहाँ को, राजस्थान का क्षेत्र, और सबसे ठंडा स्थल है कहाँ, द्रास, द्रास, लेह, लद्दाख का जगह है द्रास। मैं इसमें तीनों मौसम के बारे में बताया हूं। भारतीय मानसून के पहले आप इसको इमेज को देख लेंगे। शीत ऋतु में राजस्थान का चुरू जो है वो जून के किसी दिन में 50 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे अधिक का टेम्परेचर नोट किया गया था, जबकि तवांग में उसी दिन पारा क्या था, मुश्किल से 19 डिग्री। तो तापांतर में अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। वैसे ही द्रास जो है लद्दाख -45 तक जाता है, जो सबसे ठंडा स्थल कहलाता है। जबकि तिरुवनंतपुरम जो कहाँ है, तिरुवनंतपुरम केरल, है ना, और चेन्नई, उसमें उस समय 20 डिग्री का सेल्सियस तापमान होता है, या 22 डिग्री सेल्सियस तापमान। ये स्थिति होती है जो पूरे जलवायु को प्रभावित करती है। मानसून क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। फिर से इसको पीडीएफ देखें, पढ़ें, और हो सके तो आप अपने सुविधानुसार और बहुत सारे वीडियोस दे सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा क्लियर करना है तो क्लास के साथ साथ और अच्छे वीडियोस यूट्यूब में उपलब्ध हों, उनको देखिए और कॉन्सेप्ट को पक्का कीजिए। और नोट्स भी बना सकते हो आप लोग, जो संसाधन उपलब्ध हैं, क्योंकि बाद में जब रिविजन करोगे तो 10 वीडियो कहाँ देखने मिलेगा आपको, एक नोट से तो पढ़ना है, यही ना। तो बिल्कुल इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ें, मैच कर लें, क्योंकि नया टॉपिक टाइम लग जाएगा और हो सकता है कल से ऑफ हो जाए क्लास, है ना, और दीपावली के बाद लगे, क्योंकि सभी लोग जा रहे हैं इधर उधर, गणित के टीचर भी जा रहे हैं गुरुजी। क्योंकि नया टॉपिक फिर आधा हो जाएगा तो फिर वो 8 दिन आधा रह जाएगा। वैकेंसी अभी कुछ सुगबुगाहट नहीं है, इस कारण से हम लोग ये सब कर रहे हैं ना, नहीं तो एक भी दिन छुट्टी नहीं होगा क्लास। वैकेंसी आ गई तो संडे को भी क्लास लगने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो आज लास्ट है मान के चलो, क्योंकि कल स्कूल से भी छुट्टी है, तो हो सकता है शाम को हम लोग भी चले जाएं, है ना। इसको बंद कर देते हैं, है ना, लाइट ऑन करके पढ़ते हैं। क्लास क्लासेस ऑफ रहेंगी ना कुछ दिन तक, आपको शेड्यूल डाला जाएगा। सब व्यस्त हैं। ठीक है, मैथ्स देखते हैं, जिसमें देखेंगे आज वर्गमूल और घनमूल कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। इसमें वर्गमूल देखेंगे।
चला तो चले। जैसे छोटी संख्या ले लेते हैं। वर्गमूल को दर्शाते कैसे है? ऐसे वर्गमूल। इसके अंदर में ऐसे 4 है, तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, इसको निकाले कैसे हैं? तो इसके 2 विधि होते हैं, एक गुणनखंड विधि और भाग विधि। ठीक है, तो पहले गुणनखंड विधि से निकालते हैं। बड़ा संख्या ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं 1200। 1200 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको गुणनखंड से निकालेंगे। गुणनखंड विधि सभी जानते हैं, ऐसे निकालते हैं। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से निकालते जाते हैं, तो 2 से निकालेंगे। 2 6 के 12, फिर 2 से करेंगे तो 2 तिया 6, फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। फिर कितने से जाएगा? इसको ऐड करेंगे 3 से जाएगा ये। 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15। फिर 5 से जाएगा। ठीक है, तो जो जो गुणनखंड है उसको लिखेंगे इसमें। 2 इंटू 2 टू 2 और 3 इंटू 5 इंटू क्या आ जाएगा? 5 होगा ना? बोर्ड के सामने मत लिखना। ऊपर लिखना, परछाई और चेक पे जरूरत नहीं है। ऐसे। ठीक है, तो ये वर्गमूल में निकला है सभी। ठीक है, तो अब इसमें से क्या करेंगे? 2 का जोड़ी मिलाते हैं वर्गमूल में, ऐसे। जिसका जोड़ी मिलता है वो बाहर निकल जाता है। तो इसमें क्या क्या निकल जाएगा? 2 इंटू 2 और 5 बाहर निकल जाएगा, और वर्गमूल के अंदर में क्या आ जाएगा? √3। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। तो 20 √3, ये 1200 का वर्गमूल इतना होगा। हो गया? ठीक, सेकेंड है, इसके बाद निकालेंगे। हम्म 1764 का वर्गमूल। 1764 का वर्गमूल निकालिए। इसको बनाइए। 1764 का वर्गमूल निकालिए। गुणनखंड विधि से निकालना है। आया? 42।
ठीक है, इसका वर्गमूल निकालते हैं। सत्रह सौ चौसठ। सबसे पहले इकाई में सम संख्या है तो 2 से ही ले जाएंगे। 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 दूने 4, फिर जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2। ठीक है, अब ये किससे जाएगा, तो 4 4 8 और एक 9, सभी संख्याओं का योग 9 आ रहा है, मतलब वो 3 से जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 चौक 12, 3 सत्ते 21। ठीक, फिर ये किससे जाएगा, फिर 3 से जाएगा। 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 निया 27। फिर ये 49 किससे जाएगा, 7 से, 7 सती 49। ठीक, ये हो गया। इसके क्या क्या गुणनखंड है उसको लिखेंगे। वर्गमूल 1764 का गुणनखंड क्या क्या आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7। जो जो आया है उसको लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसमें जोड़ी मिलाएंगे कि जिसका किसका किसका जोड़ी मिल रहा है, वो जो मिलेगा वो जिसका जिसका जोड़ी होगा वो बाहर निकल जाएगा वर्गमूल से। 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा, 42। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, इसको बनाइए। सेवन थ्री 96, इसका वर्गमूल निकालना है। इसको भाग विधि से बनाना है। भाग विधि पता है, बना के देखिए, गुणनखंड से निकल जाएगा तो ठीक है, मेरे को शायद लग रहा है भाग विधि से निकलेगा ये। एड करके देखिए कितना हो रहा है टोटल, 22। नहीं जाएगा वो। ठीक है, इसको भाग विधि से बना के देखते हैं। तो भाग विधि पता है कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें लिखेंगे 7396 और क्या करेंगे, इसमें दो दो का पीछे से जोड़ी मिलाते आते हैं, ऐसे ऐसे। ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, 73 हुआ। ठीक है, अब इसकी नजदीक की संख्या देखेंगे जिसका पूर्ण वर्ग होना चाहिए, वो मतलब स्क्वायर वाला किसका होता है। तो इसके नजदीक 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, और 9 का, 9 नहीं है 81, तो 81 ज्यादा हो जाता है, तो 8 वाला को लेंगे। अठी अठी 64, तो ये 8 को यहाँ लिखेंगे, एक 8 यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे अठी अठी 64, ये है 64, और उसमें एक 8 को यहाँ पे लिखते हैं ऐसे। ठीक है, ये दोनों ऐड होता है, ये माइनस होता है, इधर हो जाता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 9। ठीक, और ये हो जाएगा 6, 6 में 6 माइनस करेंगे तो 0। ये हो गया। अब ये 8 और 8 को जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, अब क्या करेंगे, इधर ये दोनों संख्या एक साथ नीचे आ जाएगा, 96। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे डिवाइड हो। ठीक है, तो यहाँ पे रख के देखेंगे तो इसके नजदीक की संख्या देखेंगे कि 16 के क्या रखें यहाँ पे कि इतने से ये डिवाइड हो जाए। तो 16, 16 के अगर यहाँ पे 5 रख देते हैं तो यहाँ पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 5 रखेंगे, तो दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो इसकी नजदीक की संख्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
5 में 25 का 5, 2, 5 एक 30, 30 2 32 का 2, हासिल आया 3, 5 एकम 5 और 5 और 3 8, कितना आ रहा है 825, और ये कितना है 996। तो दूर है थोड़ा से, एक आगे बढ़ा के देखते हैं, 6 रख देते हैं, तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 का 36 का 6 हासिल है 3, फिर 6 6 का 36, 36 और 3 39, तो 9 हासिल आया 3, फिर 6 कम 6 और 6 और 3 9, तो 6 बार में पूरा जा रहा है। इसको ऐसे करके देखना पड़ेगा एक बार। तो इसमें 6 देखें तो यहाँ भी 6 रखना है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आया ये 996, माइनस कर देंगे ये पूरा कट जाएगा। तो इतने का वर्गमूल कितना आया ये 86। ऐसे भाग विधि से निकालते हैं इसको। ठीक हो गया ये। ठीक, इसका निकालेंगे, इसके बाद इसको भी भाग विधि से बनाएंगे। 60516, हम्म, 86 तो होगा। इसमें जोड़ी पीछे से बनाएंगे, हाँ 6, तो उसके नजदीक की संख्या देखेंगे, वर्ग कौन सा होगा। ठीक है, 246 आएगा इसका आंसर। यहाँ पास भी रखना है और यहाँ पास दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें एक 6 अंदर में भी, उसके बाद 6 से मल्टीप्लाई करके, हाँ 6, हाँ अब 6 ऐसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक, देखते हैं चलो। सबसे पहले क्या किए, इसका जोड़ी मिलाए, दो दो का पीछे से, तो एक 6 बच गया। तो 6 के लिए नजदीक का वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा 2, तो 2 से जाएगा, तो 2 2 ने 4, तो ऊपर भी 2 लिखेंगे, यहाँ भी 2 लिखेंगे।
इन दोनों का प्लस होगा, ये माइनस होगा। माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, और 0 5 को और नीचे ले लेंगे। ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखे जो इसके नजदीक की संख्या हो, तो उसके लिए देखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार में करके देखते हैं। तो यहाँ पर 4 रखते हैं। ठीक है, तो 4 से फिर मल्टीप्लाई करके देखेंगे इस नजदीक की संख्या आता है कि नहीं आता है। तो 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16 और 1 17, 176 आता है। अगर 5 रखते हैं तो 5 रख के देखते हैं, तो 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 5 रखने से 225 आता है और 4 रखने से 176। तो कौन से लेंगे, 176, कम वाली संख्या लेंगे, ज्यादा तो नहीं ले सकते, तो 4 रखते हैं। ठीक है, 4 रखने से कितना आया, 176। फिर माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी 4 लिखेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, ये 15, 15 में 6 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 15 में 6 माइनस कर देंगे, 5 4 9। ठीक है, ये हो जाएगा 10 हुआ, 10 में इसमें गया तो ये कितना हो जाएगा 9, 9 में 7 माइनस किया कितना बचेगा 2, और ये कट जाएगा पूरा। अब क्या करेंगे, 16 को नीचे ले लेंगे। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, ये 4 और 4 8 हो जाएगा, और ये 4। ठीक है, अब फिर यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे जो इसकी नजदीक की संख्या हो। ठीक है, तो पहले 5 रख के देखेंगे, तो 485 इंटू 5 करेंगे तो कितना होता है, 5 में 25 का 5 हासिल आया 2, 5 8 पंचे 40, 40 2 42 का 2 हासिल आया 4, 5 चौक 20, 20 4 24, 24 और 25 आया। ठीक, एक आगे संख्या बढ़ा के देखते हैं, 886 इंटू 6 करते हैं तो 6 के 36 का 6 हासिल आया 3, 8 6 के 48, 48 3 51 का 1 हासिल आया 5, 6 चौक 24, 24 और 5 हो जाएगा 29। ठीक है, तो 6 बार में पूरा आ रहा है। ठीक है, तो 6 लेंगे इसमें, तो ये 29 16 माइनस कर देंगे तो कैंसिल, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, 246। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.35 है। पॉइंट भी है तो जैसा है वैसे ही चाहेगा ना, पॉइंट रखेंगे तो भी बीच की जगह पॉइंट रख देंगे, बाकी वैसे सेम बनाना है। इसका भी वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से। हाँ 5 से ले लेंगे, हाँ। हम्म, हम्म, तो एक ही बार ले जाओ ना। 101 ही बार ले जाओ। और दशमलव वाला बनाओगे तो दशमलव के बाद कम से कम 2 संख्या निकालना है, दशमलव के बाद। 34, तो पॉइंट लगाए हैं पहले, पॉइंट लगाए ना। हम्म, हाँ हाँ, अब उसके बाद 1 गया है, अब पॉइंट लगाए तो 0 लिख सकते हैं, तो उसमें एक 0 नहीं लेना है, साथ में 2 0 लगेगा उसमें, दो दो का जोड़ी नीचे उतर रहा है तो 2 0 लगेगा एक साथ। हम्म, ठीक है, आगे फिर से करिए उसमें। दशमलव वाला बनाएंगे तो उसमें सिर्फ दशमलव के बाद कम से कम 2 संख्या निकालना है, 2 संख्या तक, उसके बाद और आएगा तो उसको छोड़ देना है।
इसमें देख फिर गलत कर रहे हो, 1 आया तो 1 को प्लस करो ना सामने, और हाँ उसके नीचे 1 लिख के प्लस प्लस करो पहले, हाँ उसके बाद संख्या रखना है। अब देख फिर गलत रख रही है, संख्या रखने के लिए स्पेस दो ना वहां पे एक संख्या, हाँ ऐसा करना है। हाँ और 4 टाइम करके देखो, उससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है? 4 ज्यादा आ रहा है तो 3 टाइम ही ले जाना है। जो बचा है उसको 2 बार दशमलव के बाद 2 संख्या तक लेना है। हाँ हाँ हाँ, ऊपर लिखना है, ऊपर जितना है उतना को लिखना पहले, ठीक है, तो वही उसका वर्गमूल होगा। चलो देखते हैं अब इसको। सबसे पहले क्या करना है, इसमें दो दो का पीछे से जोड़ी मिलाते आना है। ये जोड़ी मिला, ये जोड़ी मिला, यहाँ पे कितना है 26 है, तो ये किसका नजदीक के वर्ग से बनेगा 5 का। फीका चल रहा है। ठीक है, तो 5 में कितना जाएगा, 5 का वर्ग 25। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, और ये जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसमें एक साथ दोनों नीचे उतार लेंगे। ठीक है, 35, तो इसके पहले पॉइंट लगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ठीक, अब क्या यहाँ पे कौन सी संख्या रखें, तो इसके नजदीक की संख्या है। तो अगर यहाँ पे 2 रखते हैं तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 4, 0 2 एकम 2, तो 204 हो रहा है। यहाँ पे कितना है 135, तो एक ही रखना पड़ेगा। 2 रखेंगे ज्यादा हो रहा है तो 1 रखेंगे, तो यहाँ पे भी 1 रखेंगे। ठीक है, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 101 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और इधर ये माइनस होगा, तो 5 में 1 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 4, और 3 का 3 34 हुआ। ठीक है, अब पॉइंट लगा है तो इसमें 0 नीचे लाएंगे, तो 0 भी लाएंगे तो क्या होगा, वो भी 2 पेयर में होगा ना, क्योंकि जोड़ी जोड़ी नीचे उतरता है इसमें भाग विधि में। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 102। ठीक, अब यहाँ पे क्या संख्या रखे जो इसकी नजदीक की संख्या हो, तो एक बार 2 रख के देखेंगे, 3 रख के देखेंगे, 4 रख के देखेंगे। तो 4 रखते हैं तो इससे ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो कौन सी संख्या रखेंगे, 3 रखेंगे। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, 3 तिरिक 9, फिर 3 दूने 6, 0 और 3 एकम 3। ठीक, फिर माइनस कर देंगे, 10 में 9 1, 10 9 में 6 3, और 4 का 3 हो जाएगा। ठीक, बाकी कट जाएगा। ठीक है, तो दशमलव के दो संख्या बाद दो संख्या ले, दशमलव के बाद 2 संख्या तक ले बनाना है इसको। फिर और आगे आगे तो और आगे आते जाएगा, तो उतना ज्यादा नहीं ले जाना है। ठीक, एक क्वेश्चन और इसमें है, दशमलव वाला से बनाएंगे। और 1391.29। ठीक है, इसको बनाएंगे। सबसे पहले पीछे से जोड़ी बनाते जाएंगे, और उसके बाद सबसे पहला जोड़ी बनाए है उसके लिए स्क्वायर देखेंगे कि इसके नजदीक की संख्या है वो।
ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे। सर बन जाएगा, हम्म, वन से करेंगे, वन एकम वन जीरो जीरो वन, और टू कर रहे हैं, 100 आ रहा है, कहीं भी मिस्टेक किए हो आप। 3 6 1 6 6 हुआ ना, हम्म, 65 65 और 5 75, वहां पे भी ज्यादा रखना पड़ेगा ना, 65 से नहीं जाएगा वो, 67 से जाएगा। हम्म, देख फिर मिस्टेक कर रहे हो, 70 कहाँ से आएगा? रखे क्या हो, देख फिर अभी आप भूल गए, यहाँ पे 5 रखे हो, उसको सुधारो ना, भी क्या रखे हो, किससे मल्टीप्लाई किए हो? 7 है वहां पे, 7 ऊपर भी सुधारो, सभी जगह सुधारो पहले उसको। अब उसको ऐड करो। हम्म हम्म, अब उसमें भी एक संख्या रखना है फिर। इसका आंसर 35 नहीं आएगा, 37.3 होगा आंसर। हो गया, चलो देखते हैं अभी जरा। भाग विधि सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो दो का पेयर बनाते हैं पीछे से। ठीक है, कितना हो गया ये? 13 हो गया। अब 13 के लिए नजदीक का पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा? 3, 3 से जाएगा, 3 तिरिक 9, माइनस करेंगे इधर, ये प्लस हो जाएगा। तो 9 में 13 में 9 माइनस करेंगे, कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, 4 बचेगा, और ये 91 नीचे उतार लेंगे। ठीक है, और 3 और 3 कितना हो जाएगा? ये 6। ठीक, अब इसकी नजदीक की संख्या देखेंगे तो क्या 6 की यहाँ पे क्या कौन सी संख्या रखे जो इसकी नजदीक की संख्या हो आएगा? तो एक बार क्या रख के देखें, 6 रख के देखते हैं। ठीक, 6 6 के 36 का 6, हासिल 3, फिर 6 6 के 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39, जो 300 ही आ रहा है। ठीक है, तो बढ़ाते हैं एक संख्या आगे, 7 से रखते हैं तो क्या आ जाए? 37 49 का 9, हासिल आया 4, 7 6 42, 42 और 4 कितना हो रहा है? 46। ये इसके कुछ नजदीक है, तो ये 7 ले लेते हैं। ठीक है, 7 टाइम 7 रखने से कितना आ रहा है? ये 469। ठीक है, माइनस कर देंगे, और यहाँ पे 7 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 11, 11 में 9 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 2, और ये हो जाएगा 8 हुआ, 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2। ठीक है, और इधर 7 और 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 14,
का 4 हंस लिया, 1 6 और 1 7, 74 हो गया। ठीक है, यहाँ पे संख्या रखना है और नीचे यहाँ पे 29 को नीचे उतार लेना है। इसके पहले पॉइंट लगा है, इसमें पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखें जो इसके नजदीक की संख्या हो जाए। तो पहले 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, ऐसे रख के देखते जाते हैं। तो हम लोग 3 रखते हैं सीधा। 3 रखने से फिर उसका मल्टीप्लाई करें तो 3 तिरिक 9, फिर 4 तिया 12 का 2, हासिला 1, फिर 7 ते 21, 21 और 1 22। तो वही संख्या आ रहा है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल कितना आया? 37.3। ठीक हो गया, ये समझ आया। अब वर्गमूल संख्याओं का जोड़ेंगे कैसे, मतलब वर्गमूल निकालेंगे उसके बाद जोड़ना है इसको। 729 प्लस वर्गमूल 1024, दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकालेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। ठीक, इसको बनाइए। भाग विधि से पहले दोनों का अलग अलग वर्गमूल निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों को ऐड करना है। भाग विधि से निकालो। और वर्गमूल घनमूल है तो इसमें कम से कम 20 तक का वर्गमूल याद हो जाना होना चाहिए, किसका कितना होता है, किसका कितना होता है। ठीक से मल्टीप्लाई करो, वो मिस्टेक हो रहा है। हाँ ठीक है। तो 729 का वर्गमूल कितना होता है? 27 होता है। फिर 1024 का निकालिए। इसका वर्गमूल निकालें तो इसका कितना है? 27। फिर इसका वर्गमूल निकालिए। आया? 32 आएगा कि 31 आएगा, ठीक से देखिए। 32 ही आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल निकाले तो इसका कितना आया? 32 आया। फिर दोनों को जोड़ देना है। तो 7 और 2 9, और 3 और 2 5, 59। निकालोगे ना, इसको निकालने की जरूरत नहीं, बताना पड़ेगा कि निकाल के निकल जाएगा, छोटी संख्या है। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गमूल से सॉल्यूशन करना है, ए का वैल्यू निकालना है। इसमें वर्गमूल है
0.25 इक्वल टू ए अपान 25 अपान ए। इसको सॉल्यूशन करना है, इसमें ए का वैल्यू निकालना है। पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वर्गमूल तो निकालिए, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। हो गया ना ये? बीस 25 का पहले वर्गमूल निकालिए। कुछ दिख नहीं रहा है, लाइट हो रहा है इसमें। इसको इस तरफ लिखता हूँ मैं। वर्गमूल है 20, 25 अपान में ए है इक्वल टू ए अपान 25। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो वर्गमूल में है उसका वर्गमूल निकालेंगे, कितना होगा वो, उसके बाद उसमें रखते जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, सीधा पीरियड गुना कर देंगे, फिर ए का वैल्यू निकालेंगे। तो फीका फीका दिख रहा है, अच्छे से साफ नहीं है। वर्गमूल में है 2025। 45, तो उसके जगह 45 लिख देंगे, फिर ए अपान ए इंटू 25। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें तिर्यक गुना कर देंगे। ठीक है, तो इस तरफ हो जाएगा a इंटू ए हो जाएगा, और इस तरफ कितना हो जाएगा 45 इंटू 25। काटेंगे इसको बराबर रहता है तो कटता है। तो बराबर पहले रहता है तो गुना होता है। बराबर रहता है तो ऊपर नीचे कटेगा। हाँ, गुना होता तो इधर से भी कर सकता है, गुना रहता तो इधर क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुना करके एक तरफ ला लेंगे इसको। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, ये ए और ए का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो हमको ए का वैल्यू निकालना है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, 45 और जो 25 है उसका फिर गुणनखंड करके छोटी छोटी बनाएंगे, छोटे संख्या, गुना नहीं करना है, उसका गुणनखंड निकालना है। जैसे 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 5 लिख सकते हैं, वैसे 45 को और क्या क्या लिख सकते हैं, तो उसका गुणनखंड निकाल देंगे ऐसे। ठीक, तो क्या हो जाएगा 45 का 3 से जाएगा पहले, तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, फिर 3 से जाएगा तो 3 पंचे 15, ऐसे। तो 45 का गुणनखंड क्या क्या आ गया, 3, 3 और 5, और 25 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, ऐसे। उधर लाइट पड़ता है, वो है अच्छा समझ नहीं आ रहा था। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे, जोड़ी मिलाएंगे। ठीक है, हमको ए का वैल्यू चाहिए, या इसी को सीधा इधर वर्गमूल में डाल देते हैं, ए बराबर ऐसे हो जाएगा, ये 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो ये और ये जोड़ी मिला तो वो वर्गमूल से बाहर निकलेगा, जिसका नहीं मिला है वो बाहर नहीं निकलेगा, वर्गमूल के अंदर रहेगा। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 और वर्गमूल 5, तो 5 दिया 15 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5। हाँ वहाँ वो करीब ठीक हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
150 फिर वर्गमूल x इक्वल टू प्लस है प्लस 350 बराबर है 1400। ठीक, इसमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये प्लस में है उसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 150 रूट x इक्वल टू 1400 में माइनस करेंगे 350 को। ठीक है, माइनस कर दो, कितना आ जाएगा ये 0, ये हो जाएगा 10 में 5 माइनस करेंगे तो 5, और ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 का 3, 3 में माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, 1050 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये 150 को फिर उस तरफ, इस तरफ, इसमें क्या ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो भाग में जाएगा। ठीक है, तो रूट x इक्वल टू हो जाएगा 150 1050 बटे 150। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, फिर 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। तो रूट x इक्वल टू कितना आ रहा है 7। रूट x इक्वल टू 7 आ रहा है, तो हमको किसका वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों का, तो रूट x है, इसका वर्ग हो जाएगा और 7 का वर्ग। तो ठीक है, तो रूट इसमें वर्गमूल है और उसका वर्ग लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 49। डालें सर, निकलत नहीं, थोड़ा सा निकले इससे डालें। ऐसी क्वेश्चन और है, ठीक, ये क्वेश्चन है, एक 112 वर्गमूल के अंदर है 196, मल्टीप्लाई है अंडर रूट 576 अपान 12 इंटू, फिर अंडर रूट में है 256 बटे 8। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, अंडर रूट है तो किसका किसका वर्ग है उसको निकालेंगे, इसका वर्गमूल है तो 196। हाँ, जो काटता है काट सकते हैं। तो 196 किसका वर्गमूल है, 576 किसका है, 256 किसका है, वो हमको याद रहना चाहिए। कम से कम 20 तक वर्गमूल याद करेंगे तो बनाने में आसान होगा। बंद कर, ठीक, 112 है और 196 किसका वर्गमूल है, 196 जो है वो 14 का वर्गमूल है, तो सीधा इसकी जगह 14 लिख सकते हैं।
ठीक, फिर 576 किसका है? इससे पहले आप, इसके बाद आता है 625। 625 25 का है, 625 25 का है, तो उससे कम है, तो किसका होगा? 24 का। बारह। ठीक, अब ये देखिए 256, 256 किसका है? 15 का कितना होता है? 15 का होता है 225, तो उससे ज्यादा है, तो ये किसका होगा? 16 का है ये। ठीक, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इसको जो जो घटता है उसको डिवाइड करते जाएंगे आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, फिर 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, और ये भी और कटेगा क्या? ये कटेगा, और ये 7 एकम 7, 7 एकम 7 4, 7 6 42, 16 बाद में कटेगा ये। ठीक है, तो क्या क्या आया इसमें? 16 इंटू 2, ये पूरा कट गया, ये बस बचा है। ये है ना, 2 पंचे 10 और 2 छक 12, मैं तो इसको 7 से काटा हूँ। और फिर 7 बजे 7 8 56, फिर 2 से काट के देखिए। चल ठीक है, 2 से काट देते हैं। 56 दो सत 2 सत्ते 14 हो गया, और 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, फिर 7 अट्ठे 56। ठीक, तो ये वाला 2 बचा है, मैं इसमें से पहले काट दिया था। ठीक, तो क्या हो जाएगा? ये 8 और 2 और 2। ठीक है, 8 दूनी 16 और 16 दूनी कितना हो जाएगा इसका? 32। हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा अलग है। वर्गमूल में है 1 प्लस 55/729 इक्वल टू में है 1 प्लस A/27। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, इसमें ये वर्गमूल को हटाएंगे हम। ठीक है, वर्गमूल को हटाने क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो वर्ग करेंगे तो इधर का वर्गमूल हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 55/729। ठीक है, और इधर वर्ग लग जाएगा, तो 1 प्लस A/27 का वर्ग। ठीक, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको, इसके वर्ग को खोलेंगे। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला से खोलते हैं इसको, तो क्या हो जाता है? ये A² प्लस B² प्लस 2AB, ये वाला फार्मूला से वो खुलेगा। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 55/729 बराबर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस इसका करेंगे तो A² बटे
27 का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस 2 इंटू 1 प्लस a बटे 27। इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसको हम पहले सॉल्व करते हैं इधर को, तो आसान हो जाएगा। 2 मिनट रखिए इसको, ठीक, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। इसका एलसीएम आ जाएगा कितना, 729। तो इधर 729 प्लस हो जाएगा इसके साथ, तो 729 प्लस 55 ऐसे हो जाएगा ये, ठीक। दोनों को प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 9 और 5 14 का 4 हासिल है 1, 5 2 7 और 1 8, ठीक। और ये कितना हो जाएगा 7, नीचे आ जाएगा 729 बराबर में आ जाएगा 1 प्लस a बटे 27 का होल स्क्वायर, ठीक। अब ये 729 किसका वर्गमूल है, किसका है 729, तो 729 जो है वो 27 का है, इधर भी 27 ये भी 27। तो यहाँ पे देख के समझ आ जाता है क्वेश्चन में कि वो उसी का होगा। तो ये 27 का है तो ये अगली संख्या, उसके अगली संख्या का होगा, ये 28 का होगा। तो अब इसको लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 28 और इसको लिखेंगे 27 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं। इसको 27 को 2 बार गुना करेंगे कितना आएगा, 28 को करेंगे कितना आएगा, ठीक है। और इक्वल में क्या है, 1 प्लस a अपान 27 का होल स्क्वायर, ठीक ऐसे है। अब इसमें इक्वल के दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है, तो दोनों जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब जो है उसको सॉल्व कर देंगे, क्या बचा इधर, 28 बटे 27 बराबर 1 प्लस a अपान 27, ठीक ऐसा है। अब क्या करेंगे, ये 1 को इस तरफ ले लेंगे, तो 28 बटे 27 माइनस 1 इक्वल टू a बटे 27, ठीक। अब इसमें एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 27, और इधर भी हो जाएगा 28 में 27 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, एक ही बचेगा, 28 माइनस 27 बराबर a बटे 27, ठीक है। तो यहां से माइनस करेंगे तो 1 बटे 27 हो जाएगा और इधर a बटे 27, तो नीचे का दोनों समान है, इक्वल में दोनों, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। आगे को अब दिवाली की बात देखेंगे इसके आगे।